हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैं बाद में बताऊंगा। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। इस चैनल पर हम क्लास 11 12th के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं बिल्कुल बेसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये दोनों बोर्ड्स वोर्ड्स सबकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें कवर करना चाहिए मूल कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये हमारा मूल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिज़िकल केमिस्ट्री के हिसाब से। तो अगर ये हमारा क्लियर होगा तो हमारा फिज़िकल केमिस्ट्री भी ही क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले आज मैं मूल कॉन्सेप्ट से शुरुआत करने जा रहा हूँ। तो मूल कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो मूल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरीके के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। तो हमें इस सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नाउ हम लोग दूसरा एलिमेंट और कंपाउंड, जिस बच्चों को ये भी नहीं आता तो मैं उन लोग के लिए डिफिनीशन बोल देता हूँ। एलिमेंट एलिमेंट हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस है जो कि कंटेन कर रहा है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम लोग इसको इंग्लिश की डिफिनीशन में जानना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं an element is defined as a pure substance that contains only one kind of particles and the particles may be atom or molecule। तो ये हो गया अब हमारा कंपाउंड। कंपाउंड भी हमारा ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारा दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। ना हम लोग अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पर हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम के बारे में बताया गया है, जहाँ पर हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम लोग ए जो लिखा है वह हमारा मास नंबर होता है, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। और जेड जो है वो उसके एटॉमिक नंबर को डिफाइन करता है। तो ये हो गया हमारा। और जो जेड हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वह हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ना। ये भी हमारा क्लियर हो गया। तो हम लोग चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर में हमें क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम लोग AMU भी बोलते हैं। और ये हमारा इक्वल होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम और 1.66 इंटू 10⁻27 kg। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास यूनिट। बिना हम लोग जाते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे, जिसे हम लोग मॉलिक्यूलर नहीं, रिलेटिव एटॉमिक मास में हम लोग जाते हैं और मॉलिक्यूलर मास में। ये रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास दोनों यूनिट लेस होते हैं। ये हमारे सेम है एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होते हैं। बस इनमें एक ही डिफरेंस है कि ये जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट होता है इसमें हम लोग ग्राम ग्राम सब लगाते हैं, ग्राम में है, केजी में। पर रिलेटिव एटॉमिक मास में हम ये यूनिट लेस कर देते हैं। तो ये हमारा 5 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। तो छठवें पे हमारा आता है एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इन वर्स। तो अगर किसी बच्चे को डिफिनीशन की ज़रूरत हो तो हम एवोगाड्रो नंबर की डिफिनीशन भी दे सकते हैं, जैसे कि एवोगाड्रो नंबर डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ 12 6 कार्बन। तो ये हमारा एवोगाड्रो नंबर, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। एवोगाड्रो नंबर जो होता है वह 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स होता है ना। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं मोल। तो यहाँ पर सब हमारा मोल शुरू होता है, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग मोल को तीन कैटेगराइज करेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले जो सेवेंथ नंबर पर है वह हमारा है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। तो अगर हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर निकालना चाहते हैं तो वह हमारा होता है गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो पहला एग्जांपल ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन इट्स सैंपल ऑफ 3.011 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन में Na। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 250 मोल आ जाएगा। 250 नहीं, 50 मोल आएगा। तो ये हमारा गलत हो गया। 50 मोल सॉल्विंग करने पर ये हमारा आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में, जहाँ पर हम लोग निकालने वाले हैं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। हम लोग इसको यूज़ करते हैं मास निकालने के लिए 1 मोल का। तो इसमें डायरेक्टली हमको क्या करना है, उसका मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास से एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा एवोगाड्रो नंबर जब हमारा एटॉमिक मास यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 हम जब करते हैं तो ये हमारा 1 के बराबर आता है। तो किसी भी का भी मोलर मास हम लोग ने ये नोटिस किया होगा कि वे हमारा ग्राम में ही देता है ना। ये हो गया अब हमारा। तो अब हम लोग चलते हैं 10वें नंबर पर, जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग फाइंड करते हैं
गिवन मास अपॉन में मोलर मास करके। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है जिसे हम लोग देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He एटम इन इट्स 20 ग्राम सैंपल। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला रटाया है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास हमारा यहाँ पर 20 है और हीलियम का एटॉमिक मास या मोलर मास बोल लो तो होता है 4। तो जब 4 से 520 को डिवाइड किया गया तो ये 5 मोल। तो इस तरह के एग्जाम्पल हमारे आने चाहिए ना। हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म जो कि हमने 11 जैसे कि कोई क्वेश्चन मैं आपको आखिरी में क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगा, पहले आप ये देख लीजिए। जैसे कि 1G एटम है जो, तो अगर ये लिखा है तो वह हमारा 1 मोल ऑफ एटम लिखा है। जैसे कि कोई एग्जांपल में लिखा है 5G एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पर लिखा है 5 मोल एटम ऑफ नाइट्रोजन। 1G मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे कि यहाँ पर हमारा फिर से एक एग्जांपल, मैंने देखी सब जगह एग्जांपल लिया हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेट मास ऑफ 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर 10 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन को हमको क्या मास इसका कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपन में मोलर मास। मोलर मास हम लोग ऑक्सीजन का जानते हैं, ये हमारा एटम दिया है तो ऑक्सीजन का हमारा मोलर मास 16 होगा और 10 मोल दिया है। 10G एटम का मतलब 10 मोल। तो जब हम लोग 160 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मास दे देगा जो कि इक्वल होगा हमारे 160 ग्राम के। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, जो है हमारा तीसरा, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो कि मैंने 12वें नंबर पर अपने रखा है। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पर सबका अलग अलग मीनिंग है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो पहले मोल फाइंड करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लोग N को RT उधर जाएगा तो N इज इक्वल टू PV बाई RT हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। ना हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि जो हमारा P है वह हमारा होता है प्रेशर, और ये हमारा 1 atm में लिया जाता है। 1 atm 760 टॉर के बराबर होता है टॉर। और ये हमारा 1 atm 101235 पास्कल के भी बराबर होता है। V मतलब वॉल्यूम होता है हमारा, N नंबर ऑफ मोल्स है, और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी 0.01 0.0821 रहेगी। ये रहेगी, थोड़ा गलती हो गई माफ़ कीजिएगा। नो, टेम्परेचर हमारा हमेशा केल्विन में होगा। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर पे हमारा है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जब हमारा वॉल्यूम को नंबर ऑफ मोल से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वह हमारा मोलर वॉल्यूम आता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो जब हम लोग V बाई एन आएगा, एन उधर राइट से हम लोग लेफ्ट मिलाएंगे तो V बाई एन हो जाएगा। तो V बाई एन को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो ये हमारा मोलर वॉल्यूम बन जाएगा। तो हमारा मोलर वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा V बाई एम इज इक्वल टू RT बाई पी। और हमारा यूनिट होता है मोलर वॉल्यूम का लीटर पर मोल। एट द लास्ट हम लोग का 15 है जो डेंसिटी, ये निकालने का डेंसिटी हम लोग जानते हैं निकालने का कैसे होता है। डेंसिटी हमारा होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाई वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे पेपर में भी पूछा जाता है कि डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स हमारा क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मैंने यहाँ पर गिवन मास को W से डिनोट किया है और मोलर मास को M से। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग राइट में शिफ्ट कर देते हैं और हमारा एम को लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है PM बाई RT इज इक्वल टू W बाई V, और W बाई V हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ आइडियल गैस हमारा निकालने का बहुत ही आसान फॉर्मूला है PM बाई RT। नाउ हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, तो देखते हैं वहाँ पर अब क्या है। तो ये रहा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हमारा क्या है, 17 नंबर पर हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में दिया। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर भी हमारा 1 ग्राम पर ml होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन में आ जाता है वाटर का, हम लोग जानते हैं वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये हर क्वेश्चन में तो नहीं पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये हमारा पूछा जाता है ना। जो हमारा ये हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। ना हम लोग मूव करते हैं अपने 18 नंबर पर, जो है हमारा वेट परसेंट। हम लोग जानते हैं वेट परसेंट को कंपोजिशन परसेंट भी बोला जाता है। वेट परसेंट और कंपोजिशन परसेंट ऑफ अ गिवन सब्सटेंस और अ मिक्सचर। तो हम लोग वेट परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, वेट परसेंट हमको
ये सब्सटेंस के जरिए निकलता है, मतलब एलिमेंट का निकलता है वेट परसेंट, कंपाउंड का नहीं निकलता है। तो अगर हमको वेट परसेंट ऑफ किसी का भी निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है वेट परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन में टोटल वेट ऑफ मिक्सचर इनटू 100। ना जैसे कि वेट परसेंट होता है वही तरह वेट फ्रैक्शन भी होता है, बस जैसे कि वेट परसेंट मैंने बताया था कि इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसी तरह हम लोग मोल फ्रैक्शन में भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया करते हैं ना। हम लोग चलते हैं अगले जो कि 22 नंबर पर है। समय इंपॉर्टेंट था, मुझे इसको लिखना चाहिए था पर मैंने लिख दिया 22 नंबर। जैसे कि हम लोग जानते हैं पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और अगर ये हमारा कांस्टेंट हो गया, जैसे कि आज हमारा कांस्टेंट है, अगर हमारा टी और पी भी कांस्टेंट हो गया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन के, जो कि हमारा होता है। तो हमारा वॉल्यूम परसेंट जो होगा जाएगा वो हमारा इक्वल हो जाएगा मोल परसेंट की, जब हमारा पी और आर टी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब हमारा 23 नंबर पर है एवरेज मोलर मास निकालना। तो एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर हम लोग पहले देखिए, हम लोग जैसे कि जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा गिवन मास अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारा मोलर मास हो जाएगा ना। अब हम लोग को अगर मोलर एवरेज फाइंड करना है तो जैसे कि हम लोग मीन फाइंड करते हैं, जैसे कि मीन में हमारा होता है अपॉन में टोटल डिवीजन हो जाता है, जैसे कि इसी तरह हम लोग मोलर एवरेज भी निकालते हैं। जैसे कि हम लोग मोलर एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, एन वन एम वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट डॉट एन एन प्लस एम एन अपॉन में एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री डॉट डॉट एन एन। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमारा शो कर रहा है कि हमारा जो एन है ये नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल को सबसे पहले उससे गिवन मास से मल्टीप्लाई करवाएं, गिवन मास से मल्टीप्लाई करवाएं और यही तरह हमारा सम कर दे तीनों का, और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होते डिवाइड कर दे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सिग्मा एन इंटू एन और में सिग्मा एन। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर जो कि हमारा रिलेटिव डेंसिटी। ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी आज का आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग का 24 नंबर पे। हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गिवन सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो अब हम लोग चलते हैं ये रिलेटिव डेंसिटी के टाइप्स के, जिसके दो टाइप्स है। सबसे पहला हमारा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और हमारा होता है वेपर डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमारा रेफरेंस सब्सटेंस जो कि फिक्स्ड रहता है वह हमारा होता है H2O, और वेपर डेंसिटी में हमारा डिफरेंस सब्सटेंस जो कि फिक्स्ड रहता है वह हमारा होता है H2 गैस। नाउ अब हम लोग चल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा ये एक यूनिटलेस होता है और ये डिफाइंड होता है फॉर सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर के लिए, नॉट फॉर गैसियस। गैसियस मिक्सचर के लिए हम लोग वेपर डेंसिटी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी पे बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं। तो ये हमारा यूनिटलेस होता है और ये हमारा डिफाइंड फॉर ओनली सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है, और इसमें वाटर एज अ रेफरेंस सब्सटेंस की यूज़ होगा। तो नाउ हमने एक एग्जांपल भी इसके ऊपर करा है, तो एग्जांपल में देख लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर जो है वह हमारा 1.2 दिया है। तो इसका डेंसिटी निकालना हम लोग जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, और हम लोग जानते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 में एटीएम इज इक्वल टू 1 ग्राम पर लीटर होता है। तो यहाँ पर 1.2 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर अपॉन में 1। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर जो हो जाएगा 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगा। नाउ अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर जो कि है हमारा वेपर डेंसिटी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो वेपर डेंसिटी हम लोग जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी का पार्ट है जो कि डिफाइंड होता है फॉर गैसियस मिक्सचर, और इसमें हम लोग रेफरेंस सब्सटेंस H2 को लेते हैं। तो हम लोग वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर जो हो जाएगा वो हमारा डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गैसियस अपॉन में डेंसिटी ऑफ H2 हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग सॉल्व करने पर हमारा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर अपॉन में 2 हो जाता है। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। अब मैं इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसे आप घर में बैठ के सॉल्व करिएगा, और अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा इतना क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद मैं एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला पर वीडियो बनाऊंगा, और लिमिटिंग, ये दोनों हमारे एक ही वीडियो पे रहेंगे। तो फिर अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जल्दी लिखिएगा, जिसकी वजह से मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से दे पाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट।